नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र क्या है, कुलीन तंत्र क्या है, भारत में लोकतंत्र पूरी तरह है या कुलीन तंत्र पूरी तरह है, या ना तो लोकतंत्र पूरी तरह है और ना कुलीन तंत्र पूरी तरह है। इस पर हम फैक्ट और जो रिपोर्ट्स हैं, जो उसके मापदंड होते हैं, उसके आधार पर तय करेंगे और तय क्या विचार करेंगे। तो लोकतंत्र क्या है या कुलीन तंत्र क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। कुलीन तंत्र ग्रीक भाषा का शब्द ओलिगार्की के ओलिगोस और अर्खेम शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है, ओलिगोस मतलब कुछ लोग और अर्खेम मतलब होता है शासन करना, कुछ लोगों द्वारा शासन करना। इसकी विशेषता होती है कुछ लोग सत्ता पर कुछ लोगों का प्रभाव होता है, आर्थिक राजनीतिक शक्ति का गठजोड़ होता है, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का गठजोड़ होता है, ये ध्यान देने योग्य। वंशवाद या परिवारवाद, आम जनता की सीमित भागीदारी, कुछ लोगों का मीडिया पूंजी संस्थाओं पर प्रभाव, चुनाव होते हैं लेकिन प्रभावी वर्ग का दबदबा बना रहता है। कुलीन तंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें वास्तविक शक्ति कुछ सीमित लोगों या समूहों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। ये समूह हो सकते हैं कोई भी, धनिक वर्ग हो सकता है, राजनीतिक परिवार हो सकता है, जातीय अभिजात वर्ग हो सकता है, कारपोरेट समूह हो सकता है, धार्मिक नेतृत्व हो सकता है, सैन्य या नौकरशाही अभिजात वर्ग हो सकता है। ऐसी कुलीन तंत्र व्यवस्था यानी जो ओलिगार्की है, इसमें लोकतंत्र का बाहरी ढांचा बना रह सकता है कभी कभी, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति सीमित वर्ग के पास पहुंच जाती है। जबकि लोकतंत्र इसके विपरीत लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है। लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत जनता होती है, सभी नागरिक समान माने जाते हैं, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, न किसी विशेष समूह के या घराने के प्रति। कानून पर सबका समान अधिकार होता है, कानून सब पर बराबर लागू होती है, नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और विरोध करने का अधिकार होता है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। भारतीय संविधान इसी आदर्श पर आधारित है। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ नियमित चुनाव होते हैं, करोड़ों लोग मतदान करते हैं, सरकारें बदलती हैं, न्यायपालिका कार्य करती है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। किंतु दूसरी ओर यह प्रश्न लगातार उठता रहा है कि क्या भारत का लोकतंत्र वास्तव में जनता के हाथ में है, या सत्ता धीरे धीरे कुछ प्रभावी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समूहों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। और यही बहस लोकतंत्र बनाम कुलीन तंत्र की बहस है। भारत का संविधान जो है लोकतांत्रिक आदर्श है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को किसी राजा, जाति या धनिक वर्ग का राष्ट्र नहीं, बल्कि जनसत्ता पर आधारित गणतंत्र बनाने का प्रयास किया है। संविधान का मूल आत्मा प्रस्तावना में है और प्रस्तावना का प्रारंभ होता है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इससे यह स्पष्ट है कि यह घोषणा करती है कि सत्ता का स्रोत जनता है, कोई कुलीन वर्ग नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करने वाले जो संवैधानिक आधार हैं वे हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यानी जो एक निश्चित उम्र पूरी कर लेता 18 वर्ष से ऊपर, वो उसको मताधिकार का अधिकार होता है। संपत्ति, शिक्षा, जाति, लिंग के आधार पर मताधिकार सीमित नहीं है। दूसरा है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक संविधान में है और समानता की गारंटी देती है। विशेषकर अस्पृश्यता उन्मूलन, उपाधियों का अंत, समान अवसर, कुलीन सामाजिक संरचना को चुनौती देने वाले प्रावधान हैं। सामाजिक न्याय तीसरा है। आरक्षण और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्देश्य था कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग सत्ता और अवसरों में भागीदारी प्राप्त करे, उनको उचित हिस्सेदारी, भागीदारी, सत्ता और
अवसरों में दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समानता और सामाजिक आर्थिक असमानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक आर्थिक असमानता दोनों लंबे समय तक साथ साथ नहीं चल सकते। उनकी चिंता यह थी कि यदि समाज में जातिगत वर्चस्व, आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव जारी रहे तो लोकतंत्र केवल औपचारिक रह जाएगा। भारत में भी कुलीन तंत्र की जो प्रवृत्तियां या लक्षण होते हैं वो कौन से हैं, ये इस पर हम विचार करते हैं। ये उन गिने चुने उद्योगपतियों के लिए जो कुलीन तंत्र की व्यवस्था है वो गिने चुने उद्योगपतियों के लिए किया जाता है जिनका देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव है। भारत में इसके मुख्य कारण और ताज़ा आंकड़े इस प्रकार हैं। नंबर 1 जो लक्षण दिखते हैं वो ये हैं। भारत के कुल औद्योगिक समूह ऊर्जा, दूरसंचार, बंदरगाह, हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं बड़े औद्योगिक घराने, जिसमें गौतम अडानी और दूसरे मुकेश अंबानी और जो दो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं। जो 2026 की रिपोर्ट है, अप्रैल 26 की, उसके अनुसार अडानी समूह के शेयरों में भारी उछाल के कारण गौतम अडानी एक बार फिर मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी कुल संपत्ति 8.59 लाख करोड़ यानी 92.6 बिलियन डॉलर है, जबकि मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर हैं और उनका 90.8 बिलियन डॉलर संपत्ति यानी 8.42 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उनका रिटेल, दूरसंचार और तमाम क्षेत्रों पर व्यापक नियंत्रण है। खदानें आदि अब अडानी को खूब मिल रही हैं, उनको अडानी को और इन लोगों को भी। इसी तरह दूसरा है भारी आर्थिक असमानता। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसके अनुसार 1% भारत की आबादी जो अमीरों की है, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है और शीर्ष 10% अमीर आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है और सबसे जो निचले 50% हैं उनके पास केवल पूरे राष्ट्रीय आय का मात्र 15% हिस्सा है, यानी 65% हिस्सा ऊपर के लोगों के पास, उन्हीं 10% लोगों के पास है। अरबपतियों की बढ़ती संख्या बस तीसरा कारण है, लक्षण है। वर्ष 26 को फोर्ब्स सूची के अनुसार भारत की अरबपतियों की संख्या 229 हो गई, जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी संख्या है। 2019 से 2025 के बीच 1000 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या 77% बढ़ गई है। चौथा है राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म यानी मित्रवादी पूंजीवाद बढ़ रहा है। इन्हें हम ओलिगार्क कह सकते हैं। इनका न केवल व्यापार चलाते हैं बल्कि बड़े मीडिया घरानों के मालिक होने के कारण वह जनमत को भी प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव जो होता है उसमें जनमत को भी प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में उनकी हिस्सेदारी उन्हें सरकार के साथ रणनीतिक साझेदार बनाती है। पांचवा है मीडिया की स्थिति बहुत गंभीर है और वेरी सीरियस कैटेगरी में आ रही है। मीडिया पर कुछ पूंजीपतियों का नियंत्रण होने से, उनका सरकार के साथ गठजोड़ होने से वह केवल सरकार के पक्ष में बातें करते हैं। सरकार में जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहती है केवल उसके हितों का संरक्षण करते हैं और सरकार के किसी जन विरोधी राष्ट्र के हित में जो तथ्यों को उजागर नहीं होने देते। ऐसी सरकार और पूंजीपतियों के नियंत्रण वाले मीडिया के गठजोड़ से
देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का बुरा असर है। 30 अप्रैल 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है कुल 180 देशों में सबसे नीचे से थोड़ा सा ऊपर यानी 157 स्थान पर है। यह रैंकिंग 2025 से भी खराब है, जो 2025 में 151 पर थी। देश में मीडिया की स्थिति बहुत गंभीर श्रेणी में दर्शाया गया है। भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी पीछे है। गिरावट का कारण यह है, रिपोर्ट में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण, बड़े कारपोरेट घराने का, राजनीतिक गठजोड़ और मान हानि व सुरक्षा कानूनों के माध्यम से कानूनी उत्पीड़न इसके मुख्य कारण हैं। भारत संवैधानिक रूप से लोकतंत्र है, लेकिन व्यवहार में कई कुलीनतंत्रीय प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जैसा कि ऊपर बताया। और ये संक्षेप में इस प्रकार है। नंबर 1 राजनीतिक वंशवाद, नंबर 2 धनबल और चुनाव, नंबर 3 कारपोरेट और सत्ता का संबंध, नंबर 4 मीडिया का केंद्रीकरण। कुछ लोगों के कब्जे में पूरी मीडिया तंत्र है इंडिया की, बड़ी जो मेन मीडिया है। 5वां है जातीय और सामाजिक अभिजात वर्ग, और 6वां है नौकरशाही और संस्थागत अभिजात वर्ग। विशेषतः प्रशासन आवश्यक है, लेकिन जब निर्णय लेने की प्रक्रिया आम जनता से दूर हो जाए तब टेक्नोक्रेटिक एलीट की चर्चा शुरू होती है, जिन्हें नौकरशाही या संस्थागत अभिजात वर्ग कहा जाता है। फिर भी भारत पूर्णतः कुलीन तंत्र क्यों नहीं है? इसके कारण हैं, यहाँ सरकारें बदलती हैं। भारत में कई बार शक्तिशाली सरकारें चुनाव हार चुकी हैं। यह जनता की निर्णायक भूमिका को दर्शाता है। दूसरा, सत्ता केवल एक समूह तक सीमित नहीं, विभिन्न सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। तीसरा, न्यायपालिका और संविधान। भारत में न्यायपालिका कई बार, हमेशा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई बार सरकारों और शक्तिशाली समूहों पर नियंत्रण लगाने का कार्य करती हैं। चौथा, सामाजिक आंदोलनों की शक्ति। किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, छात्र आंदोलन, श्रमिक आंदोलन आदि दर्शाते हैं कि लोकतंत्र में जन भागीदारी का ये प्रमाण देते हैं। डिजिटल और सामाजिक मीडिया, हालांकि इसके दुष्प्रभाव भी हैं, लेकिन इससे आम नागरिक की आवाज़ को एक मंच मिलता है और उसको जो अपनी जो उसकी समस्याएं हैं वो ये डिजिटल और सामाजिक मीडिया उठाती हैं। लोकतंत्र को कुलीन तंत्र में बदलने वाले खतरे क्या हैं इसके, जो लोकतंत्र को कुलीन तंत्र में बदल सकते हैं? यदि निम्नलिखित प्रवृत्तियां बढ़ें तो लोकतंत्र कमज़ोर हो सकता है। नंबर 1 तो व्यक्ति पूजा, नंबर 2 संस्थाओं का कमज़ोर होना, नंबर 3 विपक्ष का दमन, नंबर 4 चुनाव में अत्यधिक धनबल, नंबर 5 मीडिया नियंत्रण, नंबर 6 सामाजिक ध्रुवीकरण, नंबर 7 नागरिक स्वतंत्रताओं का ह्रास। लोकतंत्र को मजबूत करने के उपाय क्या हो सकते हैं? नंबर 1 संविधान नैतिकता। संविधान केवल दस्तावेज नहीं बल्कि लोकतांत्रिक आचरण की संस्कृति है। नंबर 2 शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। नंबर 3 संस्थाओं की स्वतंत्रता। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया, विश्वविद्यालय का स्वतंत्र रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में हो सकता है। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया, विश्वविद्यालय ये सब की स्वतंत्रता आवश्यक है। नंबर 4 है आर्थिक असमानता का कम करना। अत्यधिक आर्थिक असमानता अंततः राजनीतिक असमानता पैदा करती है। सामाजिक समानता। जाति और सामाजिक भेदभाव समाप्त किए बिना वास्तविक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। निष्कर्ष यह है कि भारत आज एक जटिल स्थिति में है। एक ओर जहां लोकतांत्रिक ऊर्जा, चुनावी भागीदारी, संवैधानिक ढांचा अत्यधिक मजबूत है, दूसरी ओर सत्ता, पूंजी, मीडिया और सामाजिक प्रभाव का केंद्रीकरण कुलीन तंत्रीय प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है।
इसलिए भारत को न पूर्णतः लोकतंत्र का आदर्श कहा जा सकता है, न पूर्ण कुलीनतंत्र। यह एक सतत संघर्ष का क्षेत्र है जहां संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा और विभिन्न प्रकार की कुलीन शक्तियों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा चल रही है। डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी आज प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि समानता और बंधुत्व पर आधारित सामाजिक जीवन की पद्धति है। तो ये आज के समय में जैसे अरब कंट्रीज़ हैं और कई देश हैं जहाँ पर अभी भी जो कुलीन तंत्र या राजशाही चल रही है। कई जगह चुनाव होते हैं लेकिन वो केवल दिखाने के लिए, जैसे रशिया है, वहाँ भी 25 साल से हैं और सब बदलती रहती है, उनकी सत्ता कंटिन्यू चल रही है। वहाँ पर पूरी तरह लोकतंत्र नहीं है और एक तरह से हम कह सकते हैं कुलीन तंत्र के काफ़ी लक्षण हैं। इसी तरह नॉर्थ कोरिया और अरब कंट्रीज़ में कई हैं और लेकिन जो वास्तव में पूर्णतः लोकतंत्र जिसे हम कह सकते हैं वो आप यूरोप की कई कंट्रियों में देखेंगे। और अभी अमेरिका में लोकतंत्र बड़ा अच्छा था, अभी कुछ सालों से जो है फिर वो जो कैपिटलिज्म और जो उद्योगपतियों का और वहाँ के जो सत्ताधीश हैं उनके बीच गठजोड़ चालू हो गया है। तो ये आज हमने आपको कुलीन तंत्र लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है और उनके लक्षण क्या हैं, भारत में उसके लक्षण कौन कौन से हैं और किस कारण से इसको पूर्णतः लोकतंत्र या पूर्णतः कुलीन तंत्र नहीं कहा सकता, आदर्श लोकतंत्र या जो आदर्श लोकतंत्र या कुलीन तंत्र पूर्णतः कुलीन तंत्र नहीं कहा सकता, और लक्षण इनके हैं और इनको दूर करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वह पूर्णतः संवैधानिक, जो संविधान की भावनाएं हैं उसकी मंशा है उसके अनुसार पूर्णतः एक आदर्श लोकतंत्र है। तो इसी के साथ हम आज अपना यह चर्चा समाप्त करते हैं। हमारे इस चैनल को अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।